16 महाजनपद देख लिए हैं लोग, और जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म भी खत्म हो गया है। तो अब हम लोगों को देखना है कि जो मगध का क्षेत्र रहता है वहाँ पे हम लोग शिशुनाग वंश, हर्यक वंश और नंद वंश देख लिए हैं लोग। तो इसके बाद जो वंश आता है वो आता है मौर्य वंश, और मौर्य वंश में ही देखिए कि महान महान शासक आते हैं लोग, तो इनके बारे में डिटेल में देखा जाएगा जहाँ से जो क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे लोग मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत, यानी कि मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है। तो दो तरीका से प्राप्त होता है, एक तो आपका पुरातात्विक स्रोत है और एक आपका साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है वृत्तांत या जो साहित्य उस समय लिखा गया है किताब, तो उससे जो जानकारी मिलता है। और पुरातात्विक में देखिएगा कि अभिलेख आ जाएगा, आपका मृदभांड सिक्का आ जाएगा, यानी कि उस समय के जो वस्तु प्राप्त होता है उत्खनन में, तो उससे जो जानकारी मिलता है तो उसे पुरातात्विक बोलते हैं लोग। तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत देख लीजिए, और इसमें देखिए कि जितना ये किताब है यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये सभी मौर्य वंश से संबंधित है। अर्थशास्त्र देखिएगा, अर्थशास्त्र के बारे में आप जानते होंगे। अर्थशास्त्र में आपका जो मौर्य वंश है तो उस समय का शासन पद्धति यानी कि राज व्यवस्था के बारे में इसमें अच्छी तरीके से विस्तार रूप में मिलता है। तो अर्थशास्त्र इसका नाम जरूर है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि इकोनॉमिक्स से यानी अर्थशास्त्र से संबंधित है, ये आपका उस समय के राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। और देखिए कि इसके लेखक जो हैं ये कौटिल्य हैं, और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से आप जानते हैं, जो कि देखिए कि चंद्रगुप्त जब शासक बनता है तो ये प्रधानमंत्री भी बनते हैं। इसके बाद देखिए मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस में भी मौर्य वंश का मिलता है वर्णन। ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, तो ये याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। कथा सरित सागर, इसमें भी मौर्य वंश का जानकारी मिलता है, और कथा सरित सागर के लेखक जो हैं ये आपके सोमदेव हैं, तो ये सोमदेव याद रखिएगा। महाभास, महाभास के लेखक पतंजलि हैं, जो युग तंत्र के ये दाता भी है, यानी कि जो युग है उसे 6-7 भागों में बांटा गया है, तो उसके ये संस्थापक भी हैं, और ये महाभास लिखे हैं पतंजलि, तो ये आप याद रखिएगा। पतंजलि का तो बहुत नाम फेमस है, इन्हीं के नाम पे बहुत सारा ब्रांड भी है। और देखिएगा कि बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी में भी मौर्य वंश के जानकारी मिलता है, और ये क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है, तो ये याद रखिएगा कि बृहत कथा मंजरी किसने लिखा, तो आपका क्षेमेंद्र। इंडिका बहुत फेमस बुक है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। इसके लेखक मेगास्थनीज हैं, और यहाँ से भी मौर्य वंश के जानकारी मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में अगर देखा जाए तो इसके पहले हम लोग बौद्ध साहित्य, बौद्ध वाला चैप्टर जो पढ़ रहे थे गौतम बुद्ध के, तो उसमें भी हम लोग देखे थे दीपावंश, महावंश और दिव्यदान, ये तीनों में मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होता है। और इसके बाद देखिए कि जैन धर्म में कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन में भी जानकारी मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ में दीपावंश, महावंश, दिव्यदान, जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन, तो इसमें जानकारी मिलता है। तो ये आपका साहित्य हो गया। इसके बाद देखिए कि अशोक का जो अभिलेख है, अभिलेख का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी मान लीजिए कि जो देश के कोई भी नेता है या शासक है, तो उनको आम पब्लिक को सूचना देना होगा, तो क्या करेंगे, टीवी पे आएंगे, रेडियो पे आएंगे, अखबार में अपना सूचना दे देंगे। लेकिन उस समय ये सब स्रोत नहीं था, तो वो पत्थर को एक बड़ा काट के स्लेट के टाइप में, और उस पर लिखवा दिया जाता था शासक के द्वारा, और वो आम व्यक्ति जाके आराम से पढ़ लेते थे और समझ जाते थे कि शासक का क्या आदेश है या शासक आगे क्या करना चाहता है। तो इस प्रकार वो एक जरिया था आम व्यक्ति और शासक के बीच में संवाद का, क्योंकि शासक हर व्यक्ति से मिल नहीं सकता है, तो ये एक जरिया था। तो अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख है, उससे भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद मृदभांड से, मृदभांड मिट्टी का जो बर्तन बनता था, तो वो अभी मिला है, तो उससे भी जानकारी मिलता है। और सिक्के से देखिएगा कि सिक्का, इसके बारे में पढ़ेंगे भी आगे, सिक्के वाला क्लास में हम आपको पढ़ाए भी थे पंचमार्ग के बारे में, तो ये भी मौर्य वंश की जानकारी वहाँ से मिलता है पंचमार्ग से। तो ये तो हो गया इसके जानकारी के स्रोत। इसके बाद देखेंगे कि इसकी स्थापना कैसे होता है और स्थापना कौन करता है। तो थोड़ा सा इसके पीछे का जो कहानी है वो समझ लिया जाए। देखिए कि जब सिकंदर आता है भारत में, तो झेलम नदी के तट पे वो पहुंच जाता है, और उस समय मगध में या कहें कि पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक था वो धानानंद था, और वो नंद वंश का शासक था। लेकिन धानानंद जो था थोड़ा वो अच्छा शासक नहीं था, वो ज़्यादातर मदिरा यानी कि आपका धूम्रपान ये सब में
बिजी रहता था, डांस वांस में ये सब में बिजी रहता था, यानी कि उस शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चला रहा था। उस समय तक्षशिला के जो शिक्षक रहते हैं चाणक्य रहते हैं, तो चाणक्य को सूचना मिलता है, तो चाणक्य पहुंचते हैं मगध के पास, मगध के जो शासक रहता है धनानंद के पास, और धनानंद को सलाह देते हैं या पूरे भारत को इकट्ठा कीजिए, तभी आप सिकंदर को रोक सकते हैं। लेकिन वहाँ पे वो इतना अयास में बिजी था कि वो इनकी सलाह नहीं मानता है, और उसका बाद इनका अपमान भी करता है। इनका जो चोटी रहता है, चोटी को लेके खींच के और दरबार से निकाला जाता है। इसके बाद वहीं पे ये कसम खाते हैं कि चंद्र जो धनानंद है उसके पूरे यानी कि नंद वंश का नाश कर देंगे और एक नया साम्राज्य बैठाएंगे। उसी के बाद देखिएगा कि एक लड़का को ये खोज के लाते हैं जिसका नाम रहता है चंद्र, और यही चंद्र को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में शासक बन के निकलता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिएगा कि मौर्य वंश का स्थापना और चंद्रगुप्त। तो देखिए कि चंद्रगुप्त के द्वारा धनानंद को पराजित कर यानी कि उसको मार के और मौर्य वंश की स्थापना किया गया। और मौर्य वंश में एक चीज समझिए कि जो मौर्य है ये मौरा से बना है, और मौरा जो नाम था चंद्रगुप्त के माता का नाम था, और अपने माता के नाम पे ही इस साम्राज्य की स्थापना करता है। तो ये याद रखना है। इसके बाद देखिए कि चंद्रगुप्त के गुरु, तो ये तो सब कोई जानता है, चाणक्य है। चाणक्य का नाम 3 आप जरूर याद रखिएगा। एक आपका विष्णुगुप्त हो जाएगा, और एक यहाँ पे आपका कौटिल्य लिखा है। तो कौटिल्य, चंद्रगुप्त चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम याद रखेगा। तो जब चंद्रगुप्त शासक बनता है तो इन्हें प्रधानमंत्री और बनाता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री बनाता है और सहायक भी बनाता है। इसके बाद देखिए कि उपनाम, चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसका उपनाम क्या है, तो सेंटोकोटस, ये जस्टिन के द्वारा बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त जो नाम दिया गया है साहित्य में विलियम्स जोन्स के द्वारा दिया गया है, और इंडोकोटस ये प्लूटार्क के द्वारा दिया गया है। तो 3 दार्शनिक है लोग यानी कि लेखक उस समय के, सेंटोकोटस जस्टिन के द्वारा, चंद्रगुप्त विलियम्स जोन्स के द्वारा, इंडोकोटस प्लूटार्क के द्वारा। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगर देखा जाए कि जो चंद्रगुप्त रहता है उसका जाति या वंश क्या है, तो अगर देखिए कि बौद्ध और जैन साहित्य में अगर देखिएगा तो क्षत्रिय कुल का माना जाता है। लेकिन वहीं पे देखिए कि ब्राह्मण साहित्य में अगर देखा जाए तो मुद्रा राक्षस और विष्णुगुप्त, ये विष्णु पुराण जो है ये आपका ब्राह्मण साहित्य है, मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण। तो इसमें इसे शूद्र बोला गया है। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों में अलग अलग बताया गया है। जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म में क्षत्रिय, ब्राह्मण साहित्य में इसे शूद्र के नाम से जाना गया है। इसके बाद अगर देखा जाए कि इसका क्षेत्र विस्तार कितना था, तो अगर पश्चिम में हम लोग जाएंगे लोग तो ये ईरान तक फैला हुआ था, जो वर्तमान में ईरान का देश है, ईरान देश, तो वहाँ तक फैला हुआ था। ये तो न्यूज़ में भी बना हुआ है। और उसके बाद पूर्व में जाइएगा तो बंगाल का जो खाड़ी है, बंगाल तक, वहाँ तक फैला हुआ था। उत्तर में कश्मीर तक फैला हुआ था, और दक्षिण में आपका कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो अभी का जो भारत है इसे ये बहुत ज़्यादा बड़ा था उस समय। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा सेल्यूकस निकेटर को 305 बीसी में यानी 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करता है, और पराजित होने के बाद इन दोनों के बीच में संधि होता है। संधि में देखिएगा कि जो सेल्यूकस रहता है अपने बेटी का शादी, जिसका हेलेना नाम है, इससे करा देता है, और साथ में दहेज के रूप में हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल का क्षेत्र देता है। यानी कि ये इतना बड़ा क्षेत्र इसको दहेज के रूप में मिलता है। ये भी उपहार के रूप में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देता है। इसके पास हाथी का बहुत ज़्यादा जनसंख्या था, क्योंकि जो ये आपका पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र है ये घना उस समय जंगल हुआ करता था, और इसमें बहुत सारा हाथी था लोग। इसके बाद अगर देखा जाए तो यूनानी लेखक ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से जाना है या बोला है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, पालीब्रोथा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद देखिएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के आदेश पे, इसका एक राज्यपाल रहता है जिसका नाम रहता है पुष्पगुप्त, उसके द्वारा कराया जाता है सिंचाई के लिए। और ये सुदर्शन झील कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका गिरनार डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में पड़ेगा। तो ये आप लिख सकते हैं कि सुदर्शन झील कहाँ पे है, गिरनार। और उसके बाद देखिए कि रुद्रदामन जब आएगा शासक, रुद्रवर्मन, तो वो भी इसका जो साफ सफाई कराएगा। तो ये 3-4 बार आपका सुदर्शन झील पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद देखिएगा कि जैन दीक्षा चंद्रगुप्त
जो मौर्य रहता है अंतिम समय में जैन धर्म अपना लेता है हिंदू धर्म छोड़ के, और जैन धर्म अपनाता है। तो भद्रबाहु जो रहते हैं, जो जैन मुनि रहते हैं, उनसे ये दीक्षा ग्रहण करता है, जैन दीक्षा। तो ये आप याद रखिएगा कि जैन दीक्षा चंद्रगुप्त को किसने दिया, तो भद्रबाहु ने दिया। और उसके बाद ये संलेखना विधि जैन धर्म में हम लोग पढ़े थे लोग। एक ये विधि होता है कि जब किसी भी व्यक्ति को लगे कि अब मेरा जीवन का मूल्य खत्म हो गया है, अब हमको नहीं जीना चाहिए, तो वो एकांत अवस्था में जाके जंगल में और खाना पीना छोड़ देगा। तो धीरे धीरे ये शरीर गलना स्टार्ट हो जाएगा और उसका मृत्यु हो जाएगा। तो इसी विधि से ये जाके कहाँ पे, श्रवणबेलगोला, ये कहाँ पे पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा। वहाँ पे शांत अवस्था में चला जाता है और वहाँ पे इसका मृत्यु हो जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे हुआ, तो श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा हो जाता है। इसके बाद देखिए इसका उत्तराधिकारी, तो बिंदुसार इसका पुत्र उत्तराधिकारी बनता है। तो आइए बिंदुसार के बारे में देखा जाए। बिंदुसार देखिएगा कि इसका शासन व्यवस्था 298 से लेके 273 BC तक इसका चलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना कब करता है, तो आपका 323 BC में करता है। तो ये याद रखेगा। इसके बाद देखना है कि इसका उपनाम क्या है बिंदुसार का, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका उपनाम आपका अमितघात जरूर याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अमितघात का मतलब होगा शत्रु विनाशक। इसके बाद देखिएगा कि वायु पुराण में इसका उपनाम मिला है भद्रसाल या मद्रसाल, और जैन ग्रंथों में इसे सिंह सेन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अमितघात आपका शत्रु विनाशक हो जाएगा, और वायु पुराण में इसे भद्रसाल के नाम से जाना गया है या मद्रसाल। जैन साहित्य में इसे सिंह सेन के नाम से जाना गया है। तक्षशिला में अगर देखेंगे लोग, तो तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ, जिसमें देखिएगा कि बिंदुसार सबसे पहले सुमित को भेजता है, यानी कि बड़े पुत्र को। जब सुमित वहां पे जाता है लेकिन ठीक से नहीं उसको सुलह करा पाता है, तो इसके बाद अशोक जाता है और यहाँ पे और अच्छी तरीके से सुलह करा पाता है। इसके बाद देखिए कि बिंदुसार और सीरिया के राजा सेंटिकोटस प्रथम रहता है। इन दोनों के बीच में घनिष्ठ दोस्ती रहता है। तो इसके बाद बिंदुसार जो रहता है, यहाँ से सेंटिकोटस या एंटिकोटस प्रथम से कुछ चीज़ मांगता है। उसमें 3 चीज़ मांगता है। एक मांगता है सूखी अंजीर, उसके बाद एक अंगूरी मदिरा यानी कि अंगूर का जो शराब होता है, और एक दार्शनिक मांगता है। तो ये 3 चीज़ मांगता है, सूखी अंजीर, अंगूर, मदिरा और दार्शनिक। इस यहाँ का जो शासक रहता है, ये दार्शनिक छोड़ के 2 चीज़ इसको दे देता है। सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा भेजवाता है, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजवाता है। इसके पीछे का वो बताता है कि हमारे देश में ऐसा नियम है कि दार्शनिक नहीं दिया जा सकता है गिफ्ट में, तो इसीलिए वो नहीं भेजता है। तो ये आप याद रखेगा। बिंदुसार के दरबार में देखिएगा कि मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत को भेजा था। तो ये भी याद रखेगा, व्यापार के लिए भेजा होगा। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। तो अशोक महान के बारे में अभी मिटा के पढ़ाते हैं। अशोक महान की जो कालखंड देखा जाए तो 273 BC से लेकर 232 BC तक इसने शासन किया। और इसका राज्याभिषेक का अगर बात किया जाए तो 269 BC में इसका राज्याभिषेक होता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा कि जब इसका राज्याभिषेक होता है तो ये उज्जैन का राज्यपाल था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बीपीएससी में पूछ चुका है कि इसका राज्याभिषेक जब हुआ तो ये कहाँ का राज्यपाल था, तो उज्जैन का ये राज्यपाल था। इसके बाद देखिएगा कि इसके माता का नाम, तो सुमांगी देवी इसके माता का नाम है अशोक का। और बात किया जाए इनके सिहली अनुश्रुति यानी जैन साहित्य ये है जो सिहली अनुश्रुति है, इसके अनुसार 99 भाइयों की हत्या करके उसके बाद सिंहासन ये प्राप्त किया था। और पटना में जाइएगा तो आदम कुआं मिलेगा, उसमें 99 भाइयों का सर काट के उसमें डाल दिया था। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा इसका उपनाम, तो इसका उपनाम देखिएगा कि अभिलेखों में देवानी प्रियदर्शी मिलता है, यानी कि देवों का प्यारा। तो ये आप याद रखिएगा कि देवों का प्यारा किसे बोला जाता है, तो अशोक को बोला जाता है। वहीं पे मास्की अभिलेख, उद्गोला अभिलेख, गुर्जला अभिलेख और नेटूर अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। तो ये भी पूछ सकता है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ पे मिलता है, तो देखिए कि मास्की, उद्गोला, गुर्जरा और नेटूर अभिलेख में। इसके बाद राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में 261 BC यानी कि ईसा पूर्व में ये कलिंग की राजधानी तोसली पे
चढ़ाई कर देता है और उसको अधिकार कर लेता है, अपने अधिकार में लेके आ जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे जब युद्ध होता है तो वहाँ के नरसंहार को देख के इसका मन परिवर्तन हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। उसके बाद ये युद्ध नीति छोड़ देता है और धर्म नीति अपना लेता है। तो ये आप याद रखिएगा कि इस युद्ध में नरसंहार से विचलित होकर युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति अपना लेता है। उसके बाद देखिए कि पुराणों में ये अशोक वर्धन और दीपवंश में करमूली इसे कहा गया है। जब ये यहाँ पे इसका मन परिवर्तन हो जाएगा यानी कि धर्म नीति अपना लेगा, तो उसके बाद पुराणों में इसे अशोक वर्धन और दीपवंश में, दीपवंश जानते ही हैं बौद्ध ग्रंथ है, इसमें करमूली इसे कहा गया है। मास्की अभिलेख में इसे बुद्ध शाक बोला गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि बुद्ध शाक इसे कहाँ बोला गया है, तो मास्की अभिलेख में बोला गया है। थोड़ा सा अगर नोट में देखिएगा तो राजतरंगी देखिएगा कि ये आपका कलहंस का किताब है, यानी कि उसके द्वारा लिखा गया है और ये कश्मीर के राजाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो इसमें देखिएगा कि राजतरंगी के अनुसार पहले अशोक शैव धर्म का था और बाद में ये बौद्ध धर्म अपना लेता है इस युद्ध के बाद। तो ये याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म अपनाता है, क्यों अपनाता है, तो ये तो एक युद्ध हो गया। दूसरा का इसका एक भतीजा रहता है जिसका नाम निग्रांथ रहता है, यहाँ पे निग्रांथ होगा, निग्रांथ रहता है, जो बड़े भाई सुमन का पुत्र रहता है, वो बौद्ध मुनि रहता है, तो उससे ये प्रभावित हो जाता है और उसके बाद ये भी आपका बौद्ध धर्म अपना लेगा। बौद्ध धर्म का दीक्षा किससे ग्रहण करता है, तो उपगुप्त से। तो ये आपको याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ की दीक्षा किससे ग्रहण करता है, तो उपगुप्त के द्वारा इसे बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया जाता है। इसके अभिलेख से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभिलेख को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देख लिया जाए। देखिए कि शाहबाजीगढ़ व मानसेरा अभिलेख जो पाकिस्तान में पड़ेगा, ये खरोष्टी लिपि में है। खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि और रोमन लिपि तो ये जानते ही होंगे। रोमन लिपि जो इंग्लिश में होता है, जो कि आपका इधर से इधर लिखा जाता है, तो यानी कि इधर से इधर लिखा जाता है, तो ये बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। और वैसे ही देखिएगा कि आपका ब्राह्मण लिपि भी उसमें लिखा जाता है, लेकिन खरोष्टी लिपि उल्टा होता है, दाएं से बाएं लिखा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक यानी कि राज्य व्यवस्था से संबंधित था, लेकिन एक ऐसा अभिलेख है जो लुम्बिनी में है, नेपाल में पड़ेगा, यहाँ पे आर्थिक विषय था अभिलेख का। तो ये आपको याद रखना है, ये अपवाद हो जाएगा। इसके बाद कौशाम्बी और प्रयाग अभिलेख में रानी कारुवाकी जो इसकी पत्नी रहती है, उसके द्वारा दान दिए जाने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसीलिए बीपीएससी स्पेशल है, तो बीपीएससी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद देखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाया। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि फिरोज शाह तुगलक कहाँ से मंगाया था, तो मेरठ का जो इसका अभिलेख है और टोपरा का जो अभिलेख है उसको मंगवाता है दिल्ली में और वहाँ पे स्थापित करवाता है। इसके बाद देखिए कि इलाहाबाद या प्रयाग स्तंभ, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है तो प्रयाग स्तंभ हो जाएगा, या इलाहाबाद भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इलाहाबाद अभिलेख को जहांगीर द्वारा अकबर के समय में ही, ये थोड़ा सा यहाँ पे नोट करके आप याद कर लीजिएगा कि जहांगीर उस समय शासक नहीं बनता है, जहांगीर जानते हैं कि अकबर का पुत्र है, तो अकबर के समय में ही ये लाया था इलाहाबाद अभिलेख। इसके बाद देखिएगा कि रामपुरवा एवं लोहरिया नंदनगढ़ अभिलेख जो बिहार में पड़ेगा, चंपारण में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि लोहरिया नंदनगढ़ अभिलेख कहाँ पे पड़ेगा, या रामपुरवा। तो ये चंपारण में, जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे पड़ता है। और इस अभिलेख पे मोर का चित्र मिला है, तो ये मोर का चित्र है, तो ये आपसे जोड़ के क्वेश्चन पूछ लेता है जब टफ बनाएगा तो। इसके बाद देखेंगे कि अशोक का कंधार अभिलेख एवं सर एकुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में मिला है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ग्रीक भाषा में और अरमाइक भाषा में भी मिला है, तो यानी कि इसका क्षेत्र या तो वहाँ तक पहुँचा होगा या उस वहाँ के जो शासक होंगे इसके अधीन काम कर रहे होंगे। तो इस प्रकार देखिए कि अशोक का जो मैप पे अगर देखेंगे लोग, क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तारित था, ईरान से भी आगे, ग्रीक अरमाइक भाषा में मिला है, तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है। इसके बाद देखिए कि अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बाराबर का जो गुफा है, बिहार में गया जिला में पड़ेगा, यहाँ पे 4 गुफाओं का निर्माण कराता है। एक आपका कर्ज हो जाएगा,
दूसरा का चौपार हो जाएगा, तीसरा का सुदामा और चौथा विश्व झोपड़ी। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि विश्व झोपड़ी कहाँ पे है, तो बिहार में आपका बराबर के गुफा में मिलेगा। तो कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी चारों याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अशोक का पोता या पौत्र जिसका नाम रहता है दशरथ, दशरथ ने नागार्जुन गुफा का निर्माण कराया, ये भी आपका बिहार में पड़ेगा नागार्जुन गुफा, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। भारत में पहली बार अशोक द्वारा शिलालेख का प्रचलन लेके आया गया। तो शिलालेख हम तो आपको समझा ही हैं कि होता क्या था, ये जैसे कि अभी का जो प्रशासन है, तो ये प्रशासन मान लीजिए किसी आम व्यक्ति में अपना सूचना पहुंचाना होगा तो रेडियो, टीवी, अखबार के द्वारा पहुंचाते हैं लोग, लेकिन उस समय ऐसा कुछ था नहीं, तो एक पहाड़ को काट के प्लेन उसे किया जाता था, जिससे स्लेट होता है, आप बचपन में पढ़े होंगे, तो वैसे ही बराबर करके और इस प्रकार बनाया जाता था और इस पर लिखवा दिया जाता था। तो इससे ये फायदा होता था कि जो आम व्यक्ति हैं जाके आसानी से पढ़ लेते थे लोग, और राजा का अगला कदम क्या होगा या राजा का योजना क्या होगा इससे पता चल जाता था आम व्यक्ति को भी। तो उसी को अभिलेख बोला जाता है। तो भारत में सबसे पहले अभिलेख जो कला है वो कौन लेके आता है, तो अशोक के द्वारा ही लाया जाता है। और 14 अभिलेख के बारे में अभी पढ़ा जाएगा इसमें डिटेल में, जहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन जितना अभिलेख है वो हम लोग साथ में पढ़ते हैं लोग। तो प्रचलन कौन लेके आया अभिलेख का, तो अशोक लेके आता है। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है। तो ये भी याद रखिएगा कि श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसको भेजा, तो अपना एक पुत्र महेंद्र वर्मन और साथ में पुत्री संघमित्रा को भेजता है। इसके बाद देखिए कि अशोक के कालीन प्रांत, तो अशोक का जो इतना बड़ा विस्तारित क्षेत्र था उसे 5 प्रांतों में ये विभाजित करके शासन कर रहा था। उसमें देखिएगा कि उत्तरापथ की राजधानी आपका तक्षशिला हो जाएगा। तक्षशिला वही है जहाँ से इसके दादाजी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाई किए थे और चाणक्य वहाँ के वहाँ के शिक्षक थे। तो ये उत्तरापथ आपका तक्षशिला हो जाएगा। अवंती राष्ट्र इसका राजधानी उज्जैन हो जाएगा। और कलिंग प्रांत ये आपका इसका राजधानी तोसली हो जाएगा, जो पूर्वी भारत को ये खंडित करता था। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी हो जाएगा। स्वर्णगिरी उड़ीसा के एक क्षेत्र, विस्तारित क्षेत्र को ही बोला जाता है। प्राची आपका एमपी हो जाएगा, ये पाटलिपुत्र को बोला जाता है। तो इस प्रकार ये 5 भागों में बांटा था भारत में, और उसके अलावा भी इसके अधीन शासक थे लोग बहुत सारा। नोट में थोड़ा सा देखिएगा कि 1750 ईस्वी में टीफे थे ललर ने अशोक के अभिलेख, जो दिल्ली अभिलेख है, उसे वो देखा था यानी खोज किया था, और लेकिन बाद में पढ़ नहीं पाया था। ये भी ध्यान देने वाला है कि खोजा था ये किसने, टीफे थेलर ने, लेकिन पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रीसेस के द्वारा ये पढ़ा गया है और 1837 में पढ़ा गया है। तो खोजा गया है 1750 ईस्वी में टीफे थेलर के द्वारा, लेकिन पढ़ा गया है जेम्स प्रीसेस के द्वारा 1750 ईस्वी में। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें अभी 16 महाअभिलेख पढ़ना है और इसके शासन प्रशासन के बारे में पढ़ना है। देखिए आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोग अशोक का प्रमुख 14 शिलालेख, जहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है ये आपका 13वां जो शिलालेख है, ये सबसे प्रमुख है और ये जरूर याद रखिएगा। तो देखिएगा कि शासक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये अभिलेखों में अशोक के द्वारा बताया गया है। पहला अभिलेख क्या बताता है कि पशु बलि की निंदा किया है, अशोक के द्वारा किया गया है कि पशु बलि नहीं होना चाहिए। उसके बाद बताया कि सभी मनुष्य मेरे संतान रूपी है, यानी कि मेरे संतान के जैसे हैं। एक राजा का कर्तव्य होना चाहिए कि जितने उसके नागरिक हैं, जो मनुष्य हैं, वो सभी अपने बच्चे के जैसा उनका देख रेख करें। तो ये पहला अभिलेख में बताया गया है। दूसरा का अभिलेख में बताया गया है पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा के बारे में। तो देखिए कि अशोक के द्वारा पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इसी में देखिए कि चोल, पांड्य और चेर राज्यों की चर्चा किया गया है। चेर को केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे लोग, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा देखिएगा कि राज्य के अधिकारियों को हर 5 वर्षों में राज्य का भ्रमण करना चाहिए, यानी कि राज्य में जाके देखना चाहिए कि जो नागरिक हैं उनका सुख दुख क्या है और जो उनका समस्या है उसे निदान करना चाहिए। चौथा देखिएगा शिलालेख में धर्म का उद्घोष किया गया है, यानी कि धर्म नीति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 5वां में देखिएगा कि धर्म महापात्रों की नियुक्ति किया गया है ताकि
जो धार्मिक काम है उसे अच्छे तरीके से किया जा सके। समाज व वर्ण व्यवस्था का उल्लेख यहाँ पे मिलता है, तो ये याद रखिएगा। छठा अभिलेख में देखिएगा कि जनता राजा से किसी भी समय मिल सकता था, इसका प्रावधान किया गया था। तो ये आज की तुलना में देखिएगा कि जो एक बार मुखिया या विधायक बन जाता है लोग, एमपी, प्रधानमंत्री, ये सब तो छोड़ दीजिए, जो छोटा भी बन जाता है लोग तो दिखाई नहीं देता है लोग। और यहाँ पे बताया गया है कि राजा ऐसा होना चाहिए कि प्रजा को जब भी मन करे 24 घंटा में वो मिल सके। सातवां में देखिएगा कि सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात किया गया है, यानी कि जो राजा है उसके नज़रों में सभी धर्मों एक समान होना चाहिए। आठवां में देखिएगा कि सम्राट के धर्म यात्राओं का उल्लेख मिलता है। अशोक जब बौद्ध धर्म अपना लेता है, धर्म नीति अपना लेता है, तो वो बहुत सारा यात्रा करता है, तो यहाँ पे उसका उल्लेख मिला है। नौवां में देखिएगा कि धर्म महासमारोह की चर्चा किया गया है, और धर्म जो समारोह होता था उसे ये सच्ची भेंट के रूप में बताया है। 10वां जो अभिलेख है या शिलालेख, इसमें बताया गया है, आदेश दिया गया है, राजा एवं उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा की भलाई के लिए सोचेंगे। तो देखिएगा कि आज का अगर मिलान किया जाए, आज का जो शासक है लोग, वो जैसे कुछ भी बनता है लोग वो अपने बारे में ही सोचता है लोग। यहाँ पे 11वां में बताया गया है कि धर्म नीति की व्याख्या यहाँ पे किया गया है। और 12वां में देखिएगा कि सर्वधर्म समभाव की व्याख्या बताया गया है, यानी कि सभी धर्मों के समान भाव होना चाहिए। और 13वां जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध में कैसे उसका मन परिवर्तन होता है इसके बारे में बताया गया है। 14वां में देखेंगे लोग कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था, तो ये आप याद रखिएगा 13वां 14। और उसके बाद 5वां और दूसरा जरूर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, दूसरका से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसीलिए दूसरा आपका 5वां और 13वां ये 3 जरूर याद रखिएगा। अब अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में देखा जाए तो इसका पुत्र तीवर जो रहता है ये उत्तराधिकारी बनता है, तो ये आप याद रखिएगा कि अशोक का उत्तराधिकारी तीवर था। और पुराणों में देखिएगा कि बृहद्रथ जो मौर्य का शासक रहता है, इसे अंतिम शासक बताया गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक इसे बताया गया है पुराणों में, तो ये याद रखेगा। और इसका हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया जाता है, और शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में किया जाता है। 185 ईसा पूर्व होगा, ये ईस्वी लिख दिया गया है तो यहाँ पे। तो पुष्यमित्र के द्वारा बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश के समाप्ति कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मौर्य वंश के प्रशासन उसका जो है उसके बारे में हम लोग समझेंगे लोग। तो यहाँ पे नाम है और इसका कार्य है। तो देखिएगा कि राजा का क्या कार्य होता था, तो प्रशासन, सैनिक और न्यायिक का ये प्रमुख होता था। पुरोहित देखिएगा, तो पुरोहित जो होते थे लोग धर्म अधिकारी, यानी कि धर्म का व्याख्या करते थे लोग, और साथ में प्रधानमंत्री का पद भी इन लोगों के पास ही होता था। समाहर्ता देखिएगा कि राजकीय विभाग का मंत्री ये होता था समाहर्ता। सन्निघाता ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था लोग, सन्निघाता। नायक उसे बोला जाता था जो सेना का संचालन तथा नगर का रक्षक हुआ करता था, तो नायक ऐसे भी आप समझ जाइएगा। पन्नाध्यक्ष ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, यानी व्यापार से ये संबंधित था। उसके बाद देखिए कि पौत्र अध्यक्ष ये आपका माप तौल का अध्यक्ष हुआ करता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। सूराध्यक्ष तो आप समझ सकते हैं, सूरा मतलब शराब होता है, तो ये मदिरा का अध्यक्ष हुआ करता था और उससे संबंधित जितना नियम कानून था सब देखता था। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का ये अध्यक्ष होता था, मुद्रा से संबंधित। और उसके बाद देखिए कि अस्पटा अध्यक्ष ये महालेखाकार हुआ करता था। शुल्क अध्यक्ष देखिएगा कि चुंगुई या कर जो शुल्क विभाग है उसका अध्यक्ष हुआ करता था, तो ये यहाँ से देखिएगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा आपका ये और ये याद रखिएगा, और एक नायक, 3 याद रखिएगा, बाकी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे लोग सामाजिक व्यवस्था, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसा था। तो सबसे पहले देखिएगा कि मेगास्थनीज ने बताया कि समाज 7 वर्गों में विभाजित था। 7 वर्ग कौन कौन था, तो दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, तो ये 7 विभागों में वो बताया कि विभाजित था। और चाणक्य के द्वारा बताया गया था कि 4 भागों में विभाजित था, अर्थशास्त्र में मिलता है, तो ये याद रखेगा।
अगर दास प्रथा का बात किया जाए तो दास प्रथा के बारे में देखिए कि मेगास्थनीज और स्ट्रैबो के अनुसार नहीं था भारत में दास प्रथा उस समय, लेकिन चाणक्य बताते हैं कि 9 प्रकार के दास हुआ करता था लोग। लेकिन देखिए कि इतिहास में इसके बाद जब दास मिलेगा लोग तो उन लोगों का दयनीय स्थिति हो जाता था, दयनीय स्थिति था। लेकिन यहाँ पे जो दास मिला है लोग तो उन लोगों का स्थिति ठीक ठाक था। उसके बाद स्त्री का बात किया जाए कि स्त्री की स्थिति क्या था, तो स्त्री का स्थिति अभी तक यहाँ पे ठीक मिलेगा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे दयनीय हो जाएगा। यहाँ पे पुनः विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन था। पुनः विवाह आप समझते हैं, और नियोग प्रथा का मतलब होता है कि जब किसी स्त्री का हस्बैंड मर जाए और उसके बाद देवर से शादी करना, तो उसी को नियोग प्रथा बोला जाता था। इसके बाद देखिए कि स्त्री पुरुष दोनों मोक्ष यानी कि तलाक, वो मोक्ष वाला नहीं, बौद्ध धर्म वाला, जैन धर्म वाला नहीं, यहाँ मोक्ष का बात किया गया है, यानी कि तलाक ले सकता था लोग, स्त्री भी और पुरुष भी। विधवा जीने वाली स्त्री को छंदवासिनी बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में कि छंदवासिनी किसे बोला जाता था, तो जो विधवा स्त्री थी उन्हें बोला जाता था। वेश्यावृत्ति समाज में बहुत था अच्छा खासा, तो वेश्यावृत्ति जो करता था लोग उसे रूपा जीवा बोला जाता था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और जो वेश्यावृत्ति की जो अध्यक्षता थी उसे गणिका अध्यक्ष के नाम से जाना गया है। तो गणिका अध्यक्ष उसके अध्यक्ष थी, और जो वेश्यावृत्ति महिला करता था लोग वो रूपा जीवा के नाम से जाना जाता था लोग। अग्निकाशिनी, ये अग्निकाशिनी घरों में रहने वाली स्त्री को बोला जाता था। और सती प्रथा यहाँ पे देखिए कि यूनानियों के अनुसार था सती प्रथा, लेकिन अर्थशास्त्र में और चाणक्य के द्वारा कहीं कोट नहीं किया गया है कि सती प्रथा था कि नहीं था, तो ये आपको याद रखना है। इसमें कुछ और है तो इसे मिटा के और उसे पढ़ाते हैं, एक ही वीडियो में पूरा पढ़ना है, इसे 3-4 भागों में नहीं बांट के पढ़ना है, ताकि 2-3 महीना में आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जा सके। तो बने रहिए। चलिए आगे देखिए सैन्य व्यवस्था। तो सैन्य व्यवस्था में अगर हम लोग देखेंगे लोग चाणक्य के अनुसार, तो चाणक्य ने बताया कि चतुर्बल था, यानी कि 4 बलों का एक समूह हुआ करता था, जिसमें पैदल सैनिक हुआ करता था, घुड़सवार सैनिक और हाथी सैनिक और रथ हुआ करता था। रथ आप देखे होंगे, तो ये आप पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ सेना हुआ करता था, इसे चतुर्बल के नाम से बताया है। उसके बाद देखिए कि मेगास्थनीज बताता है कि जो मौर्य था लोग उन लोगों के पास 6 लाख पैदल सेना था, यानी कि एक विशाल सेना था। उसके बाद 9000 हाथी वाला सेना था, और 50,000 अश्वरोही यानी कि घोड़ा वाला सेना था, और 800 रथ हुआ करता था, जो कि दर्शाता है कि बहुत बड़ा सेना हुआ करता था। उसके बाद देखिए कि कौटिल्य ने सेना को 3 भागों में विभाजित किया है। इसमें एक बताया है कि पुश्तैनी सेना था, और दूसरा का बताया है कि भाटक सेना था, और तीसरा का नगर पालिका सेना था, यानी कि नगर की व्यवस्था करने के लिए। तो ये 3 सेना था। और न्याय व्यवस्था का अगर बात किया जाए तो 2 प्रकार का न्याय व्यवस्था मिलता है, जो कि अच्छी तरीक़ा से आज भी वही चल रहा है। एक आपका न्याय व्यवस्था था जिसे बोला जाता था धर्म स्थलीय न्यायालय, यानी धर्म स्थलीय न्यायालय। इसमें आपका दीवानी मामला और एक कंटक शोधक, इसमें आपका फौजेदारी मामला। तो आज भी जो न्याय व्यवस्था होता है 2 प्रकार का ही है। एक आपका दीवानी मामला जिसमें आपका धन हो गया, यानी कि जमीन, धन, जो पैसा से, मुद्रा से संबंधित है, तो दीवानी मामला के अंतर्गत आता है। इसमें स्त्री धन हो या विवाह संबंधित विवाद, इसमें देखा जाता था। और फौजेदारी में आज भी मारपीट, हत्या का केस चलता है, तो यहाँ पे हत्या का केस यहाँ पे चलता था। तो ये तो न्याय व्यवस्था हो गया। अगर गुप्तचर का बात किया जाए तो गुप्तचर विभाग भी उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो देखिए कि गुप्तचर को गुड पुरुष के नाम से जाना जाता था उस समय, और इसे का अध्यक्ष तो होता था, उसे सर्प महामात्य के नाम से जाना जाता था, सर्प महामात्य, और गुड पुरुष यानी कि गुप्तचर। यहाँ पे देखिए कि संस्था हुआ करता था जो गुप्तचर का ही एक भाग था। ये संगठित होकर काम करता था, जैसे कि आज सीबीआई है वैसे ये काम करता था उस समय। उसके बाद संचरा जो था लोग, ये घुमक्कर था लोग, यानी कि अपने आसपास का जो क्षेत्र था जहाँ और भी राजा था लोग, वहाँ पे ये जाके रहता था लोग, और तो राजा को सूचना देता था लोग कि कहाँ पे आपके विभाग में या कहाँ पे घूसखोरी हो रहा है या कोई आपके षड्यंत्र बना रहा है। तो ये संचरा जो था लोग, घुमक्कर गुप्तचर था लोग। रक्षणी हुआ करता था लोग, जो शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस का जो व्यवस्था किया गया था उसी को रक्षणी बोला जाता है।
अब यहाँ से देखिए कि थोड़ा सा देख लीजिए नोट में एग्जाम पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन आता है। मूर्ति पूजा प्रचलित हो गया था अच्छी तरीका से, और मेगास्थनीज ने डायनोसिस यानी कि शिव को ये डायनोसिस बोला है, और हेराक्लिस विष्णु को ये बोला है, यानी उसके बारे में उनके बारे में चर्चा किया है। उसके बाद देखिए कि सीता अध्यक्ष ये हुआ करता था राजकीय भूमि का अधिकारी, और ये देखा करता था। मौर्य की राजकीय मुद्रा को पर्ण के नाम से जाना गया है, और मुद्रा जो पढ़ाए हैं मुद्रा वाला भाग में, तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा दिए हैं, पूरा इतिहास का मुद्रा उसमें बता दिए हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कभी भी मुद्रा के बारे में आपको नहीं समझना पड़ेगा इतिहास में। इसके बाद देखिएगा कि सारनाथ स्तंभ 4 सिंह वाला, यानी चारों दिशाओं में देखिएगा कि जो स्तंभ है इस प्रकार, और इसके ऊपर जो बना हुआ है चारों दिशाओं में, तो चारों दिशाओं में उन लोगों का शेर का जो मुंह है अलग अलग है। और देखिएगा कि यहीं से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, तो ये भी याद रखना है कि सारनाथ स्तंभ से ही राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, जिसमें 4 जानवरों का चित्र मिलता है। इसमें आपका घोड़ा हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, बैल हो जाएगा, और सिंह हो जाएगा, सिंह यानी कि शेर हो जाएगा। और यहीं से 24 तीलियों वाला चक्र लिया गया है, जो झंडा के बीच में आप देखते हैं। जैसे कि झंडा 3 रंगों का होता है, तो इसमें देखिएगा कि आपका यहाँ पे जो चक्र है, ये इसमें नेवी ब्लू का ये जो चक्र दिखाई देता है, ये 24 घंटा प्रगति का चित्र रेखांकित करता है। तो ये देखिएगा कि 24 तीली इसमें लगा रहता है। और नीचे तो आप जानते ही हैं कि कौन सा रंग है, आपका ग्रीन हो जाएगा, बीच में व्हाइट और ऊपर केसरिया। तो ये तो झंडा के बारे में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ और भी समझा जाएगा। यहाँ पे देखिए कि अशोक का धर्म यात्रा, ये हर 10 वर्ष में धर्म यात्रा करता था। तो देखिए कि अपने राज्याभिषेक के 10वां वर्ष में बोध गया जाता है, फिर 20वां वर्ष में लुम्बिनी, जो रूप में नई इसे वर्तमान में नाम दिया गया है, तो लुम्बिनी गया था जहाँ के गौतम बुद्ध थे। और उसके बाद 30वां वर्ष में श्रावस्ती गया, 40वां में सारनाथ, उसके बाद कपिलवस्तु जाता है। तो क्रमशः पूछता है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि बोध गया। ऐसे भी पूछा था कि 20वां वर्ष में वो कहाँ गया था, तो ये लुम्बिनी में गया था। और उसके बाद देखिए श्रावस्ती, सारनाथ, कपिलवस्तु आसानी से याद रहेगा। ऐसे भी थोड़ा सा आप सोच के पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। बुद्ध गया सबसे पहले क्यों गया होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध को तो यहीं से ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो ये आसानी से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद इनके जन्म स्थान पे जाता है, तो ऐसे करके थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो इस प्रकार देखिए कि मौर्य वंश यहीं पे समाप्त होता है। कोई भी सलाह देना है तो आप दे सकते हैं, और साथ में जो साइंस का अब स्टार्ट हो रहा है वो भी देखिए, क्योंकि 2 से ढाई महीने में टोटल विषय पढ़ लेना है, टेस्ट सीरीज भी साथ में देखना है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो यहीं पे समाप्त कर दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।